प्यारे विद्यार्थियों, 1857 का विद्रोह का हम 7वां भाग आज करेंगे। इससे पहले 6 भाग हम कर चुके हैं। विगत व्याख्यान की बात करूं कि पिछले व्याख्यान में हमने क्या बात की थी, थोड़ा सा ताकि आपके स्मरण में आए, आपकी मेमोरी में बात आए। हमने 1857 के जिसके लिए विद्रोह शब्द प्रचलित हो गया है, यद्यपि मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि वो एक स्वतंत्रता संग्राम था, पहला स्वतंत्रता संग्राम, लेकिन चैप्टर का नाम और सिलेबस के अंदर 1857 का विद्रोह आता है पाठ्यक्रम में, तो हम इस शब्द का बार बार प्रचलन कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ में मैं आपको यह ध्यान दिला रहा हूँ कि यह केवल विद्रोह नहीं था, इससे कहीं बड़ा और एक जन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन था। उसके हमने कारण प्रारंभ किए थे और राजनीतिक कारणों में हमने पहला कारण किया था पंजाब का विलय, कि किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने पंजाब का विलय किया और उनके साथ में, सिखों के साथ में जो 2 युद्ध हुए, और उस युद्ध के बाद में वहाँ उन्होंने पंजाब को जो है 29 मार्च 1849 को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। और इस विलय की भारतीयों की दृष्टि में तो यह गलत था ही, अनुचित था ही। अंग्रेज इतिहासकारों ने भी इसकी आलोचना की थी, लेकिन इंग्लैंड सरकार ने इसको विलय करने वाले लॉर्ड डलहौजी को वहाँ इंग्लैंड में कई उसको सम्मान दिए, उसको उपाधियाँ दी और बड़ा आदर सत्कार हुआ, उसकी पीठ थपथपाई गई। विलय के दूसरे कारण में सिंध का विलय, वह भी एक अनुचित विलय था। हमने जो उस समय सेना नायक था नेपियर, उसका एक स्टेटमेंट मैंने पिछली बार बताया था, उसने लिखा था कि हमें सिंध को अधीन करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। तो अंग्रेज जानते हैं कि ये सही काम नहीं है, फिर भी वह कर रहे हैं। और अंग्रेज इतिहासकार इंस की भी मैंने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि यदि अफगान घटना हमारे इतिहास में विनाशकारी सिद्ध हुई है, तो नैतिक रूप से सिंध उससे कम क्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है। इतनी आलोचना थी, लेकिन कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध का भी विलय कर लिया। आज हम कर रहे हैं तीसरा कारण, वो है अवध का विलय। हम पहले एक अलग अध्याय में इसको विस्तार से कर चुके हैं, क्योंकि बहुत पुरानी घटना नहीं है। इससे पहले 1857 से पहले के व्याख्यानों में ही इसके व्याख्यान हुए हैं। बहुत पुरानी घटना का संदर्भ में 1857 में जब खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तब कह रहा हूँ, क्योंकि वो 1856 में उसका विलय हुआ, तो वह यहाँ 1 साल के बाद ही 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो प्रारंभ हुआ। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। सिंध के अमीरों ने, अमीर शब्द की विद्यार्थियों मैंने पहले भी व्याख्या की है, अमीर से मतलब कोई धनाढ्य हस्ती से नहीं है, अमीर से मतलब राजनीतिक जो हस्ती है उससे है, जो सरदार होते थे, सामंत होते थे, उससे तात्पर्य है। सिंध के अमीरों ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को स्वीकार किया और पंजाब के सिखों ने 2 बार
अंग्रेजी सेना को चुनौती भी दी, पर अवध के नवाब 1765 से 1856, बहुत बड़ा समय, लगभग एक शताब्दी होने को आई। इतने लंबी अवधि में 1765, विद्यार्थियों याद है आपको, इलाहाबाद की संधि की मैं बात कर रहा हूं। तब अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला और शाह आलम को आपको याद है, वो जब संधि अंग्रेजों के साथ में हुई थी, तब से लेकर 1856 तक अवध के नवाब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के आज्ञाकारी व वफादार बने रहे। उन्होंने कंपनी की राजनीतिक सत्ता को कभी चुनौती नहीं दी, परंतु साम्राज्यवादी लॉर्ड डलहौजी अपने भारत गमन से पूर्व 1856 में अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना गया था। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सिंध लगातार विरोध कर रहा है, रेजिस्टेंट कर रहा है, पंजाब लड़ाई लड़ रहा है। चलो वहाँ तो देख रहे हैं कि वो अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बेचारा अवध तो लगभग पिछले 90 साल से इलाहाबाद की संधि से लेकर और 1856 तक कंपनी का बिल्कुल पिट्ठू बना रहा, आज्ञाकारी न वफादार। फिर भी अंग्रेज उसको निगल गए। लॉर्ड डलहौजी ने उसको भी नहीं बख्शा। जो उनकी एक परछाई की तरह उनके जो साथ रहा, उसको डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया। डलहौजी द्वारा लिखे गए विभिन्न जो पत्र है, नोटशीट्स हैं, टिप्पणियाँ जो हैं, उससे ज्ञात होता है कि वह अवध पर अधिकार करने को आतुर था। 1851 में उसने लिखा था कि अवध रूपी चेरी की फसल, ठीक है ना, चेरी एक खाने का जो होता है, अवध रूपी चेरी की फसल काफी समय से पक रही है, यह कभी हमारे मुंह में अवश्य गिरेगी। ऐसा स्टेटमेंट लॉर्ड डलहौजी का। इतिहास के विद्यार्थी अनुमान लगा सकते हैं कि गवर्नर जनरल की क्या इच्छा थी। 1853 में पुनः उसका एक स्टेटमेंट आता है, भारत से जाने से पूर्व इस चेरी को निगलने में मुझे बहुत संतोष मिलेगा। मनसा साफ झलक रही है डलहौजी क्या करने वाला है। परंतु कंपनी के संचालकों ने उसे इस वर्ष 1853 की बात है, सतर्कता की नीति बरतने की सलाह दी, क्योंकि 1853 में कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण होना था, रिन्यूअल होना था, और उन्हें भय था कि इस विस्तारवादी की नीति से कहीं ब्रिटिश सरकार क्रुद्ध न हो जाए, ब्रिटिश सरकार कहीं क्रोधित न हो जाए। चार्टर का जो ही नवीनीकरण हुआ कि डायरेक्टर्स ने फौरन डलहौजी को सूचित किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, कि अवध का विलय भी अपने कार्यकाल में ही समाप्त कर लिया जाए। समझ रहे हैं आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, वो कह रहा है अपने अधिकारी को, जो कि भारत में उनका प्रतिनिधि है, गवर्नर जनरल है, कि भाई इस कार्य को भी समाप्त कर लें। परंतु प्रश्न यह था कि अवध के नवाब पर क्या अभियोग लगाया जाए। जो पिछली एक शताब्दी से जो राज्य उनका आज्ञाकारी बना रहा, उस पर क्या चार्ज लगाए जाए, उस पर वो कौन सी चार्ज शीट तैयार की जाए।
इस प्रश्न को हल किया रेजिडेंट आउटरम। आउटरम की झूठी सच्ची रिपोर्ट ने। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अवध का प्रशासन दिनों दिन शोचनीय होता जा रहा है, दशा बिगड़ती जा रही है, प्रजा असंतुष्ट है, आर्थिक स्थिति बहुत ही बिगड़ चुकी है, अराजकता व्याप्त है। और आउटरम क्या लिखता है, बार बार आग्रह करने पर भी अवध का नवाब कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जब ये रिपोर्ट मिली रेजिडेंट की अवध से, तो इस पर फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और अगले ही साल जब सैनिकों से एक विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो अवध की जनता ने विद्रोह में भाग लेने की घोषणा कर दी। तो ये जो अवध के लोग थे अंग्रेजों से बड़े नाखुश हुए इस विलय से। चौथा कारण, गोद लेने की प्रथा समाप्त करके अंग्रेजों ने 8 रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया। गोद लेने की प्रथा समाप्त। यह सच कहा गया है कि साम्राज्यवाद की भूख कभी मिटती नहीं। साम्राज्यवादी शासक कभी शांत नहीं होता, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं और फिर उस आकांक्षा की पूर्ति में उचित अनुचित नगण्य हो जाता है उस साम्राज्यवादी भेड़िए के लिए। यही दशा लॉर्ड डलहौजी की होती जा रही थी। भारत में कहीं भी दुनिया में कई राजा निसंतान मर जाते थे, लेकिन भारत में एक परंपरा थी, और वो हिंदू परंपरा भी और मुस्लिम परंपरा भी। उसके परंपरा के अंतर्गत जब किसी राजा की मृत्यु हो जाती निसंतान, जब उसके कोई संतान नहीं है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो राजा मृत्यु से पूर्व अपने संबंधियों में से, रिश्तेदारों में से, परिवार में से या सामंतों के यहाँ से किसी बच्चे को गोद लेकर, किसी लड़के को गोद लेकर उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर जाता था। और वो ना कर पाए तो उसके जो दरबारी थे, मंत्री थे, वो किसी को चुन लेते थे। एक ऐसी परंपरा थी। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने राजाओं के दत्तक पुत्र लेने, गोद लेने की जो प्रथा थी, अधिकार था, वो छीन लिया और एक एक करके 8 रियासतों को उसने कंपनी राज्य में मिलाया। पहला उसका जो हम बात कर रहे हैं सतारा राज्य की। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठा शक्ति को पूर्णतः समाप्त करते हुए सतारा का राज्य शिवाजी के वंशज प्रताप सिंह को दे दिया था। 1848 में सतारा के राजा अप्पा साहब थे, वे इस वर्ष निसंतान मर गए। डलहौजी ने पुत्र गोद लेने की अनुमति नहीं दी और सतारा राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। इससे मराठा अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और जब 1857 का जब विप्लव प्रारंभ हुआ तो उन्होंने उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। दूसरी रियासत संभलपुर, यहाँ के राजा नारायण सिंह के भी कोई पुत्र नहीं था, इस कारण संभलपुर को भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तीसरा राज्य झांसी। झांसी की स्थापना 1818 में हुई थी और यहाँ के राजा भी सदैव कंपनी के वफादार बने रहे, जैसे कि अवध के। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में यहाँ का राजा गंगाधर राव था, निसंतान था, इस कारण उसने एक लड़का गोद ले लिया। 1853 में जब उसकी मृत्यु हो गई
तो उसके दत्तक पुत्र आनंदराव को मान्यता नहीं दी कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और रानी लक्ष्मीबाई के काफ़ी प्रयास करने पर भी झांसी का राज्य अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बहुत विरोध किया, संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेज़ों ने झांसी को निगल गए वो भी। रानी झांसी ने फिर 1857 के ये जो महासंग्राम हुआ उसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों ने झांसी की रानी की वीरता की प्रशंसा भी की। अगला स्टेट नागपुर, वही 1818 में रघुजी भोसले तृतीय को नागपुर का राजा बनाया गया था। 1854 में उनकी भी निसंतान मृत्यु हो गई। रानियों ने पुत्र गोद लेने का प्रयास किया पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनुमति नहीं दी और रियासत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसलिए भोंसले मराठा भी नाराज हो गए। नागपुर के अलावा और 4 राज्य, यहाँ तक कि हम बात कर रहे हैं 4 राज्यों की बात की, और 4 राज्य बरार के बाद जैतपुर, बच्चों गलती से जोधपुर लिखा गया, इसको आप जैतपुर पढ़ें प्लीज। जैतपुर के बाद बघाट और उदयपुर जो कि उड़ीसा में है, उदयपुर राजस्थान वाला नहीं है, उदयपुर उड़ीसा में है, और उनको भी अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने अनुचित तरीके से इन 8 रियासतों को गोद लेने की प्रथा समाप्त करके अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 5वां राजनीतिक कारण मुगल सम्राट के साथ दुर्व्यवहार। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह आप जानते हैं और ये भी जानते हैं कि उसके साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार अति निंदनीय था। हालांकि अब वह एक नाम मात्र का, छाया मात्र का सम्राट था, तथापि वह भारतीय संप्रभुता का प्रतीक था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की मालगुजारी यानी रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार इससे ही, मुगल सम्राट से ही प्राप्त किया था। डलहौजी ने उसके शहजादा जवां बख्श के स्थान पर मिर्जा व्यास को युवराज मान लिया था। लॉर्ड कैनिंग ने यह धमकी दी थी कि बहादुर शाह की मृत्यु के उपरांत लाल किला उससे खाली करवा लिया जाएगा और उसके वंशजों को कुतुब मीनार के पास में रहना पड़ेगा। कैनिंग की इस घोषणा से जो जीनत बेगम है बड़ी क्रुद्ध हो गई थी और वह अंग्रेज़ों के विरुद्ध सैनिक तैयारी करने लगी। आम लोगों ने शाही परिवार के प्रति निष्ठा व श्रद्धा व्यक्त की, जैसा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा था। यही कारण था कि 1857 के विद्रोहियों ने मुगल सम्राट को अपना नेता चुना था और लाल किला क्रांतिकारियों का केंद्र स्थल बन गया था। 6वां राजनीतिक कारण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। भारतीयों की दृष्टि में अंग्रेज सैनिक अजेय समझे जाते थे उस समय तक, परंतु क्रीमिया और अफगानिस्तान के युद्धों में अंग्रेज़ों की जो दुर्दशा हुई, वहाँ इनकी जो पतलून उतरी, वो जो अंग्रेज़ों का जो वहाँ एक ऐसी शोचनीय स्थिति हुई। अफगानिस्तान के युद्ध से तो इनकी 16,000 सैनिक वहाँ से वापस रवाना हुए थे और अकबर खां जो वहाँ का शासक था उसने कहा था कि ठीक है जाओ, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस सेना को वापस नहीं आने दिया। एक आदमी वापस आया, ये दुर्गति हुई थी। तो जो भ्रम था कि ये अजेय हैं वो भ्रम दूर हो गया। अब भारतीयों में यह विचार प्रबल होने लगा कि अंग्रेज़ों के अत्याचार के विरुद्ध सफलता पाई जा सकती है, एक जंग लड़ी जा सकती है, और उनको बाहर निकाला जा सकता है। उन्हीं दिनों एक यह अफवाह फैली थी कि क्रीमिया युद्ध की पराजय का
बदला लेने के लिए रूस भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है और फारस उसका साथ देगा। इससे भारतीयों में एक जोश आया। भारतीयों को लगा कि इधर से हम यह अंग्रेज़ों पर अटैक करेंगे अंदर से, और बाहर से वो विदेशी शक्तियाँ अटैक करेंगी और हमें इन दुष्ट अंग्रेज़ों से निजात मिल जाएगी। तो ये विद्यार्थियों राजनीतिक कारण थे। हमने सिलसिलेवार कल के व्याख्यान से प्रारंभ किए थे। अब इससे पहले के व्याख्यान से पंजाब का विलय, सिंध का विलय, अनुचित तरीके से जो ये विलय हो रहे थे, और अवध का विलय हमने किया, कितना अनुचित था। मतलब नैतिकता नाम की कोई चीज़ अंग्रेज़ों में दिखाई नहीं दे रही थी। गोद लेने की प्रथा समाप्त करें। बताइए, हमारा देश, हमारा राज्य, हमारी भूमि, हमारे राजा, हमारे लोग, लेकिन निर्णय विदेशी कर रहे हैं। सोचिए, उस समय खड़े होकर के अपने आप को 1857 में ले जा कर के, विद्यार्थियों आप सोचिए कि उस समय जो ये अंग्रेजों के अन्याय हो रहे थे, अन्याय और इतने अनुचित तरीके से, अवध जो इनका इतना वफादार, और बहुत सारे राज्य जो इनके वफादार, लेकिन साम्राज्यवादी ताकत की जब भूख, अभी अपने बात की थी कि उसकी भूख कभी मिटती नहीं है, उचित अनुचित का ख्याल उसको रहता नहीं है, और वही उन्होंने अवध के साथ किया। सतारा, संभल, झांसी, नागपुर, बरार, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, सब रियासतों को इन्होंने अपने मिला लिया। और मुगल सम्राट, एक वृद्ध सम्राट जिसका लोग सम्मान करते थे, हालांकि उसके पास कोई ताकत नहीं थी, उसके पास में कोई राज्य भी नहीं था, वो केवल एक लाल किले तक सीमित था, लेकिन अभी भी भारतीयों के हृदय में उसके प्रति सम्मान था। उसको अपमानित करना और ये धमकी देना कि तुम्हें लाल किला खाली करना पड़ेगा, जो कि मुगल सम्राटों की धड़कन थी, दिल था वहाँ, उस दिल को निकाल लेने के बाद में फिर क्या बचेगा। और भारत के लोग भी इसी में खुश थे कि उनका सम्राट लाल किले में रह रहा है, और जब लाल किले से निकालने की बात हुई तो लोग बेचैन हो उठे, लोगों का स्वाभिमान जाग उठा। और जब 1857 में उनको मौका मिला तो मुगल सम्राट को अपना नेता चुना, और लाल किला ही जो है उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र मिला। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी जो क्रांतिकारी थे, जो भारत के लोग थे, हर आदमी उस समय, हर आदमी के मन में क्रांति थी, उनको ये हौसला मिला कि संभवतः कोई विदेशी शक्ति आक्रमण करेगी। तो ये राजनीतिक कारण थे 1857 के विप्लव के प्रारंभ होने के, विद्रोह के प्रारंभ होने के। और मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि यह केवल विद्रोह नहीं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, जिसके राजनीतिक कारण हमने अभी किए हैं।